हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 4 सारणी को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 4A को सॉल्व करा दिए हैं। आज इस वीडियो में हम सारणी के प्रारंभिक गुणधर्म के बारे में आपको बताएंगे। बच्चों, इसको जानने के बाद ही आप प्रश्नावली 4B के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे जो गुणधर्म है प्रश्नावली 4B पर आधारित है। तो इसलिए सबसे पहले हम आपको सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म के बारे में पूरा बताएंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली 4B को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, इसमें हमारा दिया गया है 8 गुण। कितने गुण दिया गया है? कुल मिला के 8 गुण दिया गया है सारणिक के। हम क्रम से 8 गुण को समझेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 4B को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, चलिए देखते हैं सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म में हमारा पहला गुण क्या दिया है। तो बच्चों, हमारा गुण 1 क्या दिया है? यदि किसी सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणी का मान शून्य होता है। क्या बताया गया बच्चों इसमें कि यदि कोई सारणी दिया गया है और उस सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ, यानी कोई एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव क्या होगा? शून्य होगा, तो उस सारणी का मान क्या होगा? शून्य होगा। बच्चों, अगर आपको कोई ऐसा सारणी दे दिया जाए जिसकी किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे, तो आपको उस सारणी को हल करने की जरूरत ही नहीं है। उसका मान आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या होगा? शून्य होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख ले क्या होगा हमारा। जैसे मान लीजिए हमारा एक दे दिया है सारणिक A1 B1 C1 A2 B2 C2। ये क्या है बच्चों? पहली पंक्ति है। ये क्या है? दूसरी पंक्ति है। अब तीसरी पंक्ति के अवयव किस क्या बना देते हैं बच्चों? हम इसे 0 बना देते हैं। तीसरी पंक्ति का प्रत्येक अवयव क्या कर दिए? हम 0 बना दिए। तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो हमारा गुण 1 क्या कहता है? यही बताता है कि यदि किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा। बच्चों, हमारा पेपर में प्रूव करने के लिए नहीं आता है, इसलिए हम इस गुण को प्रूव नहीं कराएंगे। बस आप इसे याद कर लीजिएगा, इसकी हेल्प से ही हम प्रश्नावली 4B के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। हम गुण 2 को बताते हैं। बच्चों, हमारा गुण 2 क्या कह रहा है? यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कह रहा है बच्चों? अगर कोई सारणी दिया है और उस सारणी की पंक्ति को स्तंभ में बदल दे, स्तंभ को पंक्ति में बदल दे, तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बच्चों, अगर हमारा एक सारणी क्या दिया है? A1 B1 C1। दूसरा क्या दिया है? पंक्ति A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसको क्या कह रहा है कि इसकी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चों, इसमें हमारा पंक्ति ये है और स्तंभ हमारा ये वाली लाइन है। तो इसमें क्या करेंगे? जो हमारा स्तंभ है उसको हम पंक्ति में चेंज करेंगे। जो हमारा A1 A2 A3 क्या है बच्चों? हमारा कॉलम 1 है, यानी C1 का मान है, स्तंभ है, इसको हम चेंज कर देंगे पंक्ति में। तो इसको हम कहाँ लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे A1 A2 A3। क्या किए बच्चों? इस स्तंभ को हम किस में चेंज कर दिए? पंक्ति में। अब स्तंभ 2 क्या है? B1 B2 B3। इस स्तंभ को हम किस में चेंज कर देंगे? पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में। तो क्या हो जाएगा? B1 B2 B3। और उसके बाद ये हमारा तीसरी स्तंभ है, इस तीसरी स्तंभ को किस में चेंज कर देंगे? तीसरी पंक्ति में। तो C1 C2 C3। देखिए बच्चों, हम क्या किए? ये हमारा सारणिक दिया था, इसकी हम पंक्ति स्तंभों को किस में चेंज कर दिए? पंक्ति में चेंज कर दिए, और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमारा गुण नंबर 2 क्या कह रहा है? यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों, ये था हमारा गुण नंबर 2, इसे आप नोट कर लीजिए। चलते हैं गुण नंबर 3 पर। तो बच्चों, हमारा गुण नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को
परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। तो क्या कह रहा है बच्चों, अगर कोई सारणिक दिया है और उस सारणिक की या तो कोई दो पंक्ति या फिर कोई दो स्तंभ को आपस में बदल दें तो उस सारणिक के मान का चिन्ह क्या हो जाता है बच्चों, बदल जाता है। जैसे अगर हम एक सारणिक ले लिए A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों, दो पंक्ति या दो स्तंभ, चाहे हम दो पंक्ति को उठा लें या फिर दो स्तंभ को उठा लें, उसको हम चेंज कर दें, यानी उसके स्थान पे उसको कर दे, उसके स्थान पे उसको, तो क्या होगा, सारणिक के मान में परिवर्तन हो जाएगा, चिन्ह का मान बदल जाएगा। तो जैसे देखिए ये हमारा एक कॉलम है C1, ये हमारा कॉलम C2, यानी स्तंभ ये हो गया पहला और दूसरा स्तंभ ये। अगर इस दूसरे स्तंभ के अवयव को स्तंभ एक की जगह ले आए और स्तंभ एक के अवयव को स्तंभ दो की जगह कर दें तो क्या होगा, इसके मान का चिन्ह बदल जाएगा। तो इसको देखिए बच्चों हम कैसे करेंगे, A2 B2 C2 को हम कहाँ ला के रख दें, पहले स्तंभ में, यहाँ रख दे A2 B2 C2। अब जो हमारा दूसरा स्तंभ उठ के पहले स्तंभ की जगह आया है तो पहले स्तंभ के अवयव उठकर दूसरे स्तंभ की जगह जाएंगे, तो हमारा A1 B1 C1 कहाँ चला जाएगा बच्चों, दूसरे स्तंभ में, और तीसरा वाला हम वैसे ही उतार देंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या कहा है, चाहे दो पंक्ति लेंगे या फिर दो स्तंभ, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। तो हम दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ की जगह कर दिए, पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ की जगह, तो क्या होगा बच्चों, इस सारणी के चिन्ह का मान बदल जाएगा। तो ये सारणिक हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये सारणिक हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, तो सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह मतलब प्लस या माइनस, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कब होगा बच्चों, जब किसी दो पंक्ति या दो स्तंभों को आपस में हम बदल दें। तो ये था गुण 3, आप इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट गुण, गुण नंबर 4 पर। बच्चों हमारा गुण नंबर 4 दिया है, यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। सर्वसम मतलब होता है बच्चों समान हो। क्या कह रहा है, यदि कोई हमारा सारणिक दिया है और उस सारणी की कोई दो पंक्ति के अवयव या फिर दो स्तंभ आपस में क्या है, समान है, तो उस सारणी का मान क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। और सबसे ज्यादा हमारा प्रश्नावली 4B में जो क्वेश्चन लगेगा इसी गुण नंबर 4 से ही लगेगा। तो चलिए बच्चों इसे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे हम कोई सारणिक ले लिए, क्या ले लिए, A1 A2 A3, ये क्या हो गया, पहली पंक्ति, और दूसरी पंक्ति के भी अवयव को हम यही ले लेते हैं, A1 A2 A3, और तीसरी पंक्ति को क्या ले लेते हैं, B1 B2 B3। तो इसका मान क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा पंक्ति 1 यानी R1 है, ये वाला होता है बच्चों हमारा R1, ये होता है R2 और ये वाला होता है R3। अगर कॉलम देखें तो ये C1 ये C2 ये C3, ये बच्चों आप व्यू में अच्छे से समझ चुके हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो R1 के अवयव है A1 A2 A3 है, R2 के अवयव भी हमारा A1 A2 A3 है। और क्या कह रहा है कि यदि किसी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो यानी समान हो तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। जब हमारा R1 और R2 दोनों इक्वल है तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख सकते हैं R1 और R2 समान है। तो बच्चों ये था हमारा गुण नंबर 4। चलते हैं गुण नंबर 5 पर। बच्चों हमारा गुण नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। तो क्या कह रहा है बच्चों, अगर कोई हमारा सारणिक दिया है और उस सारणिक में हमें किसी संख्या से गुणा करना है तो उस संख्या से जिस पंक्ति या स्तंभ में गुणा करेंगे उस पंक्ति के सभी अवयव में गुणा होगा या फिर उस स्तंभ के सभी अवयव में गुणा होगा। चलिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमारा कोई अवयव दे दिया, मतलब सारणिक दे दिया A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2
C3। और इसमें क्या कह रहा है, किसी संख्या से गुणा करना है, यानी किसी संख्या से गुणा करना है। अगर मान लीजिए वो संख्या हम ले लेते हैं k, किससे गुणा करना है बच्चों, k से, और किसमें गुणा करना है, तो जब बच्चों इसमें हम k से गुणा करेंगे, अगर मान लीजिए हम इस वाले पंक्ति में गुणा करेंगे तो इस k से सब में गुणा होगा, ना कि केवल a1 में। k से a1 में गुणा करेंगे, k से a2 में, k से a3 में। अगर हम दूसरी पंक्ति में करते हैं तो इसमें होगा, अगर तीसरी पंक्ति में करेंगे तो इससे होगा। अगर हम स्तंभ पहले वाले स्तंभ में करेंगे तो सब में k लग जाएगा, अगर दूसरे स्तंभ में k से गुणा करेंगे तो इसमें सब में k लग जाएगा, और अगर तीसरे स्तंभ में करेंगे तो इसमें k लग जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर k से हम पहले पंक्ति में गुणा करेंगे तो ये हमारा इस तरह गुणा होगा, k a1, उसके बाद इसी k से a2 में भी k a2, और इसी k से a3 में भी k a3, और जो हमारा एलिमेंट है इसको हम उतार देंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3। कहने का मतलब बच्चों यही है, अगर किसी सारणिक में हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो जिस पंक्ति या स्तंभ में हम गुणा करेंगे उस स्तंभ या पंक्ति के सभी अवयव में उस संख्या से गुणा होगा। तो बच्चों ये था हमारा गुण नंबर 5। चलते हैं गुण 6 पर। बच्चों हमारा गुण नंबर 6 दिया है, यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है तो सारणिक को उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या कह रहा बच्चों, अगर कोई सारणिक दिया है और उस सारणिक के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है तो उस सारणिक को उसी क्रम में 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग में के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो कहने का मतलब बच्चों क्या है, हम एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। मान लीजिए हमारा कोई सारणिक दिया है a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3। ये हमारा क्या है, पहला स्तंभ। दूसरे स्तंभ क्या दिया है, c1 c2 c3, और तीसरा क्या दिया बच्चों, d1 d2 d3। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए जो हमारा स्तंभ 1 है इसमें जो हमारा एलिमेंट दिया है वो योगफल के रूप में दिया है, और यही कह रहा है कि यदि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है, देखिए 2 पद हैं और दोनों का हमारा क्या दिया है, योगफल, तो उस सारणिक को उसी क्रम में 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसे बच्चों हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, जो a1 है a2 है a3 है और दूसरा क्या है b1 b2 b3। एक बार इसको इसके साथ सारणिक के साथ लिख देंगे, एक बार इस लाइन को सारणिक के साथ। पहले क्या लिखेंगे, a1 c1 d1, a1 c1 d1। दूसरा क्या लिखेंगे, a2 c2 d2, a2 c2 d2। और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, a3 c3 d3। यहाँ क्या लिख देंगे, a3 c3 d3। उसके बाद का क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि अब बच्चों भी प्लस b1 b2 b3 हमारा क्या है, बाकी है। अब की क्या प्लस करेंगे, b1 c1 d1, b2 c2 d2, b3 c3 d3। कहने का मतलब है बच्चों, एक बार पहले स्तंभ में इसको रखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, दूसरे वाले में दूसरे पहले स्तंभ में b1 b2 b3 को रखेंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस b1 c1 d1, b1 c1 d1, b2 c2 d2, b2 c2 d2, b3 c3 d3, और यहाँ लिख देंगे b3 c3 d3। यानी कहने का मतलब बच्चों, अगर कोई सारणिक आपको इस तरह मिल जाएगा कि उसमें किसी पे एक पंक्ति या स्तंभ का जो पद है अवयव है वो हमारा 2 पदों में और योग के रूप में दिया है, तो उसको हम क्या करके पृथक करके 2 सारणिक के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा गुण नंबर 6, जिसे हम आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो बच्चों ये ही हमारे सारणी के 6 गुण हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसी के आधार पे हम प्रश्नावली 4B को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों हमारा गुण 7 गुण 8 भी दिया है, लेकिन वो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको ना बता रहे हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं प्रश्नावली 4B के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
तो बच्चों आप इस गुण को नोट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और उसी के बाद ही प्रश्नावली 4B के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बच्चों हमारा प्रश्नावली 4B में क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 12, 3, 4, 16, 5, 0, 21, -1, 2। तो बच्चों इसे क्या करना है, हमें इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस सारणी को सॉल्व करके इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कल हम जो आपको रूल बताए थे, क्या बताए थे, किसी एक पंक्ति या स्तंभ से हम विस्तार करते हैं। तो किसी ऐसे पंक्ति या स्तंभ को उठाइए जिससे हमारा विस्तार करना क्या हो, सरल हो। तो देखिए बच्चों अगर हम C3 को उठाएं तो इसमें एक एलिमेंट हमारा 0 है और जब 0 से गुणा करेंगे तो हमारा सब 0 हो जाएगा। इसलिए हम किससे विस्तार करेंगे, C3 से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C3 से विस्तार करने पर। तो बच्चों हमारा ये साइन आप याद रखिएगा, क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जब भी आप तृतीय क्रम के सारणी का विस्तार करेंगे तो ये हमारा चिन्ह जरूर याद होना चाहिए। तो चलिए बच्चों C3 में पहला एलिमेंट 4 दिया है, दूसरा 0, तीसरा 2 दिया है। तो पहले हम क्या लेंगे, 4। अब देखिए 4 के प्लेस पे क्या है, प्लस है, तो इसको लेंगे प्लस। अब जब हम 4 लिए तो 4 से संबंधित ये वाली स्तंभ और ये वाली पंक्ति हमारी क्या हो गई, छिप गई। तो क्या बचा, 16, 5, 21, -1। तो क्या करेंगे, तिरछा गुणा। 16 से -1 में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, -16। बीच में कौन सा सिंबल लगता है, माइनस। अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है, 0। अब 0 हमारा किसके प्लेस पे है, माइनस के प्लेस पे। तो यहाँ लेंगे -0। अब इस 0 से ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा। तो जो बच्चों हम लेते हैं, कल हम आपको समझाए थे, जो आप एलिमेंट लेंगे उससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छिपा लेते हैं। तो बचेगा 12, 3, 21, -1। 12 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -12, फिर बीच में माइनस का सिंबल। 21 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा 63। उसके बाद क्या बचा, +2। अब ये हमारा किसकी जगह पे है, प्लस के स्थान पे, तो यहाँ पे ले लेंगे हम +2। अब जब 2 लेंगे तो ये हमारा छिप गया, ये हमारा छिप गया, क्या बचा, 12, 3, 16, 5। मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 16, बीच में माइनस, 16 3 जा 48। अब इसे हम क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 4 माइनस माइनस का प्लस, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 121। और ये बच्चों 105 बड़ा है, इसके आगे लगा देंगे माइनस। अब माइनस 0 से किसी भी संख्या में गुणा कर लेते हैं, हमारा 0 ही आता है। +2, 16 में से 48 माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 12। अब इसे हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और नेगेटिव साइन, प्लस 12 2 जा 24। अब प्लस माइनस का माइनस, 484 में से 24 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, -460। यही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 265, 240, 219, 240, 225, 198, 219, 198, 181। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो दिया गया है ये हमारे बहुत बड़े नंबर है, जैसे 265 हो गया, 225। तो इसका हम अगर गुणा करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको छोटा सा छोटा बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसमें क्या लगेगा, हमारा गुण लगेगा। तो चलिए सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या कर दे बच्चों, अगर हम R1 में से R2 को घटा के लिख दे तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बच्चों हमारा R1 ये है और हमारा R2 ये है और हमारा R3 ये है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, R1 पे लिखेंगे, R1 में से R2 को माइनस। तो क्या करेंगे बच्चों,
पहले पंक्ति में R1 पे R1 में से R2 को हम माइनस करके लिखेंगे। देखिए बच्चों, R1 हमारा क्या है 265 और R2 का हमारा क्या है 240। जब 265 में से 240 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 25, और जो माइनस करके आएगा वो बच्चों हम किस पे लिखेंगे R1 पर। R1 में से R2 को माइनस करके किस में लिखेंगे R1 पर। इसी तरह यहाँ पे भी R1 में से R2 को माइनस करके कहाँ लिखेंगे R1 पे। तो 240 में से जब हम 225 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1515। अब यहाँ पे R1 हमारा 219 है, R2 हमारा 198 है, इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 21। अब अगला क्या है, R2 के स्थान पे हमें क्या लिखना है, R2 में से R3 को माइनस करके। तो R2 ये है, R3 ये है। जब 240 में से 219 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21। 225 में से 198 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों 27। 198 में से 181 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 17। अब R3 पे क्या लिखना है, R1 में से R3 को माइनस करके। तो R1 ये है, R3 ए है। जब 265 में से 219 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 46। 240 में से 198 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 42। 219 में से 181 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 38। ये बच्चों क्या हो गया, देखिए हमारा इतने बड़े डिजिट से इतना छोटा डिजिट आ गया। अब क्या करेंगे, अब एक बार हम फिर से इसमें रूल लगा दें। यदि हम R1 में से R2 को माइनस करके कहाँ लिख दें R1 पे, R2 में से R3 में से R2 को माइनस करके कहाँ लिख दें R2 पे, R3 में से R1 को माइनस करके कहाँ लिख दें R3। यानी R1 में से R2 को माइनस करके R1 पे लिखेंगे, R3 में से R2 को माइनस करके R2, R3 में से R1 को माइनस करके R3 पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए R1 में से R2 यानी 25 में से 21 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 4। 15 में से 27 माइनस कर देंगे, आ जाएगा -12। 21 में से 17 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 4। R2 में क्या लिखना है, R3 में से R2 माइनस करना है, यानी 46 में से 21 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 25। 42 में से 27 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 15। 38 में से 17 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 21। उसके बाद R3 पे क्या करना है बच्चों, R3 में से R1 को माइनस करना है, यानी 46 में से 25 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 25। 42 में से 15 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 27। 38 में से 21 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, तो हमारा ये आ जाएगा 17। तो देखिए बच्चों ये हमारा सरलतम रूप आ गया। अब क्या करें, अगर हम R3 के प्लेस पे क्या लिख दे बच्चों, R2 में से R3 को माइनस करके लिख दें। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ जाएगा, हमारा चेंजिंग किस में करना है R3 पे, इसलिए हम R1 और R2 को वैसे ही उतार लेंगे। तो 4 -12 4, 25 15 21। अब R3 में क्या करना है बच्चों, R2 में से R3 को माइनस करेंगे, यानी R2 ये है, R3 ये है। 25 में से 21 को माइनस कर देंगे 4। 15 में से 27 माइनस करेंगे -12। 21 में से 17 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों जो हमारा सारणिक आया है, इसमें जो ये हमारा R1 है और जो R3 है, ये दोनों हमारा क्या है समान है। यहाँ पे भी 4 -12 4, यहाँ पे भी 4 -12 4। तो जब बच्चों आपको हम गुण में क्या बताए थे, हमारा गुण नंबर था 4। गुण नंबर 4 में हम आपको बताए थे, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में समान हो तो उस सारणी का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या है R1 और R3 हमारा समान है, तो आप क्या लिख देंगे, लिख देंगे चूंकि सारणिक में R1 व R3 क्या है, सर्वसम है, इसलिए इस आप सारणी का मान क्या हो जाएगा बच्चों 0। यानी इसका हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बच्चों ये क्या कहाँ से लगा है, गुण नंबर 4 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 17 19 24 6 8 13 -1 1 6।
तो बच्चों क्या करना है, हमें इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 17, 19, 24 है। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बहुत लंबा होगा। तो पहले हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर हम 17 में से 6 को माइनस कर दें, 19 में से 8 को माइनस कर दें, 24 में से 13 को माइनस कर दें, तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो हम एक छोटा क्या करना है, R1 के प्लेस पे। तो लिखेंगे R1 के प्लेस पे। कैसे लिखेंगे, R1 में से R2 को माइनस कर देंगे। क्या, अब देखिए बच्चों ध्यान रहे, अगर ये हमारा R1 पॉजिटिव है तो जो हम समीकरण बनाएंगे उसमें भी हमारा R1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर वो हमारा निगेटिव जाके उधर हो जाता है तो हमारा आंसर गलत आएगा। इसलिए अगर जो इधर हमारा रहेगा उस चिन्ह उसको हम उधर पॉजिटिव के साथ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस में चेंजिंग होगी, R1 में चेंजिंग होगी। क्या होगी, R1 में से R2 को माइनस करेंगे। 17 में से 6 को माइनस कर देंगे 11, 19 में से 8 को माइनस करेंगे 11, 24 में से 13 को माइनस कर देंगे 11। कहाँ पे हो गया बच्चों, R1 पे। R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं करना है। 6, 8, 13 -1, 1, 6, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो बच्चों देखिए अभी इसका हम और भी इजी कर सकते हैं। 11 में से 6 माइनस कर दे 5, 11 में से 8 माइनस कर दे 3, 11 में से 13 माइनस कर देंगे -2। बच्चों हम तब तक यह प्रक्रिया करते हैं जब तक हमारा सारणिक में उपस्थित अवयव हमारा सूक्ष्मतम न हो जाए, यानी छोटा से छोटा आ जाए, जिससे हमें मल्टीप्लाई करने में क्या हो, आसानी हो। तो फिर से हम लगाएंगे R1 माइनस R2। तो कहाँ पे चेंजिंग करना है, R1 में। R1 में से R2 माइनस करना है। 11 में से 6 गया 5, 11 में से 8 गया 3, 11 में से 13 माइनस कर देंगे -2, और R2 R3 हमारा वही रहेगा, -1, 1, 6। अब देखिए बच्चों ये हमारा सबसे छोटा आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे। किससे विस्तार करें, 5, 3, -2 R1 से विस्तार कर दें। तो लिखेंगे R1 से विस्तार करने पर। तो जब बच्चों हम R1 से विस्तार करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये आपको याद होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लेंगे, R1 से विस्तार कर रहे हैं तो 5, 3, -2, पहले 5 लेंगे। जब 5 लेंगे तो ये हमारा छिप गया, बचा 8, 13, 1, 6। तो 8 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे क्या आ जाएगा, 48। बीच में -1 का टेबल 13 बार क्या आ जाएगा, 13। अब 3 लेंगे, 3 निगेटिव के स्थान पे है तो लेंगे -3, यानी प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे फिर प्लस, माइनस लेंगे प्लस, इस तरह लेते हैं। तो यहाँ -3। अब ये हमारा इससे कटा इससे कटा, 6 6 जा 36, बीच में माइनस, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 1 से 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे 13। फिर क्या लेंगे बच्चों, -2, तो प्लस साइन के साथ तो प्लस माइनस का -2। अब ये कटा तो 1 6 जा 6, माइनस माइनस का प्लस, 1 8 जा 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 5 × 48 में से 13 माइनस करेंगे आ जाएगा 35, -3, 36 में 13 प्लस कर देंगे आ जाएगा 49, -2, 8 में 6 प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 14। तो यहाँ पे 35 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 175, -3 से 49 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 147, -14 2 जा आ जाएगा 28। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 175, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। जब 147 में 28 प्लस करेंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 175, और जब 175 से 175 को माइनस करेंगे तो ये हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, 0। तो यानी इस सारणी का मान क्या आ जाएगा, 0। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4B के साथ।